अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉ पॉइंट और मैं हूं शफकत एडवोकेट। आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत अहम है जो पाकिस्तान में अपने मसाइल के कानूनी हल के लिए एक अच्छा एडवोकेट सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं आपको आज कुछ ऐसे पैरामीटर्स बता दूंगा जिनको सामने रखते हुए आप अपने मसाइल के हल के लिए एक अच्छा वकील सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक वकील को सर्च करते हैं। कैसे सर्च करते हैं? हमारे यहाँ हल्का अहबाब से पूछा जाता है, हमारे यहाँ कुलीग से पूछा जाता है, हमारे यहाँ दोस्तों से पूछा जाता है कि कौन से एडवोकेट अच्छे हैं, और कोई रेफरेंस तलाश किया जाता है कि उन एडवोकेट साहब को जाकर मिला जाए और उस रेफरेंस का हवाला देते हुए हम उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। इस बात से किता नज़र कि वो उस स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्टीज़ रखते भी हैं या नहीं रखते। कंसीडर कि हमारा इशू है फैमिली इशू, लेकिन हम जो एडवोकेट साहब सेलेक्ट करते हैं वो टैक्स लॉ में एक्सपर्ट हैं, वो फैमिली लॉ में एक्सपर्ट नहीं हैं। तो चाहे हम उनको सेलेक्ट कर भी लेंगे तो वो हमारे केस के लिए मुनासिब नहीं होंगे। चाहे वो हमारे कितने ही अच्छे दोस्त क्यों ना हों, वो हमारे केस को शायद बेहतर करने की बजाय वो उसका हुलिया ही बिगाड़ कर रखते हैं, जिसकी बाद में कंपनसेशन भी मुमकिन ना हो सके। एक और तरीका है हमारे यहाँ, आजकल की नई नस्ल ऑनलाइन सर्च कर लेती है। पढ़े लिखे लोग, मुहज्जब लोग ऑनलाइन लॉ के फील्ड में एक्सपर्टीज़ रखने वाले अच्छे लॉयर्स को सिलेक्ट कर लेती हैं और उनके पास कानूनी मशवरा करने के लिए पहुंच जाते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी एक आजकल अप्रोच है, इसको ज़रूर अपनाना चाहिए। इसके अलावा भी मैं आपको ये मशवरा भी दूंगा कि आप कोर्ट्स में जाकर भी रैंडमली एक सर्वे कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि फैमिली लॉज में कौन से एक अच्छे एडवोकेट यहाँ पर अवेलेबल हैं, या अगर आपका क्रिमिनल लॉ से मुतल्लिका कोई इशू है, आप किसी एफआईआर को फेस कर रही हैं या आप किसी एफआईआर में मुस्तगीस हैं, या इसके अलावा आपका कोई प्रॉपर्टी का इशू है, कोई सिविल मैटर को आप फेस कर रही हैं, इसी तरह रेवेन्यू के मामलात हैं, या कॉरपोरेट का इशू है, इवन टैक्स लॉ के मुतल्लिका भी कोई भी इशू है, तो उससे मुतल्लिका एडवोकेट के हवाले से जाके आप सर्वे कर सकते हैं कि आपके इलाके में, आपके एरिया में, आपकी अप्रोच में, एक्सेस में कौन से एडवोकेट आपकी उस इशू, उस प्रॉब्लम से मुतल्लिका अपनी फील्ड में, अपने लॉ की फील्ड में एक्सपर्टीज़ रखते हैं। तो यूं आप एक अच्छे एडवोकेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एक पहला स्टेप है। इसके बाद दूसरी बात जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है मीटिंग विद योर लॉयर। अपने एडवोकेट के साथ आप मीटिंग अरेंज करें, जिसको आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं उनके साथ अच्छी सिटिंग करें, उनके ऑफिस में जाके करें या कोई और अच्छी जगह जहां आप मुनासिब समझते हैं कि आप पुरसुकून होकर, ईजी होकर बात कर सकते हैं। मीटिंग डिसाइड करने के बाद उनसे मिलें और अपने तमाम तर मसाइल, अपने प्रॉब्लम्स जिनकी आप कानूनी रहनुमाई चाहते हैं उनके साथ डिस्कस करें। उनसे वो तमाम सवालात पूछें जो आपके जहन में मौजूद हैं और उन सवालात का रीज़नेबल जवाब उनसे लें। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते, जब तक आपके सवाल का सही जवाब आपको नहीं मिल जाता, तब तक उनसे पूछते रहें, उनसे डिस्कस करते रहें और उनसे इवन कि आप यहाँ तक भी कि कौन सा रेलेवेंट लॉ है जो आपके प्रॉब्लम का, आपके इशू का मुमकिना तौर पर हल है, वो भी आप पूछ सकते हैं। उनसे आप मीटिंग से पहले उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आपकी कंसल्टेंसी की भी कोई फ़ीस है। अगर कंसल्टेंसी की भी फ़ीस है तो वो उनसे आप पहले तय कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे मामलात जब आप उनसे सवाल करेंगे, आप उनसे जवाबात चाहते हैं, तो ये कंसल्टेंसी में आता है। आम तौर पर हमारे यहाँ कंसल्टेंसी फ्री होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इवन के हाई कोर्ट लेवल पर भी कंसल्टेंसी फ्री होती है। लेकिन फिर भी एहतियातन आप पूछ लें कि कंसल्टेंसी के कोई चार्जेस तो नहीं हैं, ताकि बाद में सिर्फ इस इशू पर आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, या आप
कोई किसी किस्म का कोई गिला शिकवा ना रह जाए उस दोस्त के हवाले से जिसके रेफरेंस से आप आए हैं या आप ऑनलाइन सर्च करके आए हैं। इस बात को आप मद्देनज़र ज़रूर रखें कि कंसल्टेंसी का कोई चार्जेस अगर हैं या कोई फ़ीस है तो वो आपसे उनसे पहले बात कर लें। अगर कंसल्टेंसी फ्री है तो आप मुकम्मल तौर पर हर किस्म की कंसल्टेंसी के हवाले से उनसे सवालात पूछें और उनसे जवाब लें, और आप मुतमिन हो जाते हैं कि तमाम सवालों के रीज़नेबल जवाब मिल गए हैं, तो उसके बाद भी आप थोड़ा टाइम लें, कोई घंटे का 2 घंटे का कम अज़ कम या कुछ दिनों का टाइम भी आप ले सकते हैं कि मुझे अपने तौर पर इसमें मज़ीद थोड़ा सा वक़्त दरकार है ताकि मैं आपको कुछ इस हवाले से मज़ीद डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड कर सकूं, या मैं आपसे मज़ीद भी अगर मेरे जहन में कुछ सवाल उठता है तो मैं आपसे पूछ सकूं। आप मज़ीद टाइम ले सकते हैं। कोई और क्वेश्चन आपके जहन में पैदा होता है इस टाइम के दौरान तो आप वो भी उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप उनसे सेटिस्फैक्ट्री आंसर लेने तक हर किस्म का सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर एक एडवोकेट, अगर एक वकील आपको सेटिस्फाई नहीं करता तो वो अदालत को कैसे सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ तक आप अगर मुतमईन हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आप अगला स्टेप है कि उनको तमाम डॉक्यूमेंट्स, उनको तमाम वो मालूमात जो वो आपसे पूछते हैं या आपसे तलब करते हैं वो आप उनको प्रोवाइड कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि हर वो चीज़, हर वो मालूमात, हर वो बात जो वो आपसे लेना चाहते हैं आप उनको प्रोवाइड करें, अपने केस के दायरे के अंदर रहते हुए उनको तमाम किस्म की मालूमात दे सकें ताकि वो आपके केस को अच्छी तरह से स्टडी कर सकें। इसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो होता है फ़ीस का मामला। तो एक एडवोकेट साहब के साथ फ़ीस कैसे तय की जाती है, फ़ीस कम या फ़ीस ज़्यादा देने के क्या असरात होते हैं, क्या नताइज होते हैं, और फ़ीस देने के बाद एक एडवोकेट की क्या क्या ज़िम्मेदारियां होती हैं, एक क्लाइंट का क्या हक है, कितने हकूक़ हैं एक क्लाइंट के कि फ़ीस देने के बाद, एडवोकेट को सिलेक्ट कर लेने के बाद, उनकी फ़ीस अदा करने देने के बाद एक क्लाइंट के पास, आपके पास क्या क्या हकूक़ हैं आपके, ये हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। और एक एडवोकेट साहब की क्या क्या ज़िम्मेदारियां हैं जिनसे वो रूगर्दानी नहीं कर सकते, ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। देखते रहिएगा लॉ पॉइंट, और अगर आपको पसंद आती है हमारी ये वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आपको आने वाले वक्त में ऐसी बहुत सी मुफीद वीडियोस मिलती रहेंगी। शुक्रिया।